हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं आपके हिस्ट्री के सब्जेक्ट की, ठीक है, जिसका यूनिट नंबर 3 आज इस वीडियो में कवर करेंगे हम, ठीक है। आपके यूनिट नंबर 3 में जो है टोटल 5 टॉपिक है, ठीक है, जिसमें से आज 3 टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे और जो 2 टॉपिक आपके बचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक। राष्ट्रवाद का उदय और विकास, और दूसरा टॉपिक है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उदारवादी और उग्रवादी राष्ट्रवादी, ठीक है। ये 3 टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। इससे पहले ही यूनिट 1 और यूनिट 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगी, ठीक है। राष्ट्रवाद का उदय और विकास, परिचय देखते हैं पहले। राष्ट्रवाद का विषय भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के कारण उभरा, क्योंकि 1857 के संघर्ष के बाद भारत में समाज में जागरूकता बढ़ी और भारत में राष्ट्रवाद की नींव पड़ी, ठीक है। भारतीय समाज में शोषण, असमानता और भारतीय संस्कृति के लिए ब्रिटिश शासन की अपेक्षा ने राष्ट्रवादी आंदोलन को उत्पन्न किया। मतलब जो ब्रिटिश थे ना, उनका जो शोषण था, ठीक है, समाज में असमानताएं थीं, उसकी ही वजह से क्या हुआ, राष्ट्रवादी आंदोलन क्या हुआ, आगे आया, ठीक है। ये देशवासियों के लिए स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के लिए संघर्ष का दौर था। राष्ट्रवाद के उदय और विकास के कारण क्या थे, मतलब क्यों हुआ राष्ट्रवाद का उदय। ब्रिटिश का शोषण था, ठीक है, मतलब वो ज़बरदस्ती जो टैक्स वगैरह वसूल रहे थे लोगों से, जमींदारों पे शोषण कर रहे थे, लोगों पे शोषण कर रहे थे हर तरीके से, है ना। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय संसाधनों का शोषण किया, भारतीयों उनके अधिकारों से वंचित रखा, ठीक है। यही एक कारण था, मुख्य कारण तो यही था। और सांस्कृतिक पुनरुत्थान थे, भारतीय समाज में सांस्कृतिक जागरण हुआ, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कई सारे जो समाज सुधार आंदोलन हुए थे, है ना। वैचारिक बदलाव थे, पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव से भारतीय में स्वतंत्रता के लिए एक नया दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ। 1857 की क्रांति थी, ठीक है। प्रेस और साहित्य का योगदान था कि लोग कैसे साहित्य और प्रेस के द्वारा लोग चीज़ों को देख रहे थे, समझ रहे थे, है ना। आधुनिक यातायात था, लोग आ जा रहे थे, ठीक है, एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह, उनके विचार जो है आपस में बट रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1985 को हुई थी। भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई तब जब देश भर से जो 72 प्रतिनिधि थे वो शामिल थे। 1885 में बॉम्बे में मिले थे। प्रमुख प्रतिनिधि में जो लोग थे वो थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बहादुरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, WC बनर्जी, ठीक है। ये लोग कौन थे, मुख्य अतिथि जो वहाँ पे प्रतिनिधि थे ना, जो उस टाइम पे शामिल थे, ठीक है, वो लोग थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, ठीक है। जो ये क्या थे, ब्रिटिश ही थे ये भी, पर जो एक ब्रिटिश अधिकारी थे, लेकिन भारतीयों के बीच मतभेदों को सुलझाने और राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या किया, इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय कब हुआ था, उद्देश्य क्या था, भारतीयों को एकजुट करना था, ठीक है। भारतीयों के हितों की रक्षा करने थे, उनके अधिकारों की रक्षा करना, लोगों को आपस में एकजुट करना था, लोग आपस में मिले, ठीक है, भाईचारा बढ़े, उनके जो अधिकार हैं वो मिले उनको। भारतीयों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित करना था। राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किए गए प्रमुख आंदोलन थे साइमन कमीशन 1930 के खिलाफ, नमक सत्याग्रह, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी वस्त्रों की उपयोगिता को बढ़ावा देना, नमक सत्याग्रह, अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। 1885 से 1905 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीतियाँ क्या रहीं। 1885 से 1905 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने वार्षिक अधिवेशन में कई प्रस्ताव पारित किए थे। इस प्रस्ताव के माध्यम से कांग्रेस द्वारा की गई विभिन्न मांगें नागरिक अधिकार, प्रशासनिक, संवैधानिक और आर्थिक नीतियाँ शामिल थी, ठीक है, जिसमें आर्थिक नीति, विदेश नीति, ठीक है, मुस्लिम समुदाय, सब चीज़ें शामिल थी उसमें। उसके बाद हम पढ़ते हैं उग्रवादी और उदारवादी, ठीक है, राष्ट्रवादी, ठीक है, इनकी विचारधारा पढ़ेंगे हम लोग।
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में दो प्रमुख प्रवृत्तियां उभर कर सामने आई थी, उदारवादी और उग्रवादी। इन दोनों में अंतर क्या था, ठीक है, और उग्रवादी का उदय क्यों हुआ। उदारवादी नेताओं का मानना था कि ब्रिटिश साम्राज्य के साथ समझौते और सहयोग से भारतीय समाज को सुधारा और स्वतंत्रता प्राप्त करने का रास्ता संभव है। मतलब वो लोग चाहते थे कि बातचीत से आराम से चीज़ों को सुलझाया जा सके, ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए बिना क्या कि क्रांति के, ठीक है। उनका मानना था कि धीरे धीरे सुधारों के माध्यम से भारत में सुधार किया जा सकता है। इसका नेतृत्व किसने किया था, विक्टोरिया टिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। उदारवादी चरण कौन कौन से थे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरणों का गठन दादा भाई नौरोजी, PM मेहता, WC बनर्जी, DE वाचा आदि से कांग्रेस के नेताओं द्वारा किया गया था। उदारवादी चरण 1885 से 1905 की प्रमुख मांगे क्या रही थी, विधान परिषदों का विस्तार, सिविल सेवा में सुधार करना था, ठीक है, भूमि राजस्व में कमी थी, जो टैक्स वगैरह वो लेते थे उसको कम करना, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ठीक है। ये कुछ उनकी क्या थी, प्रमुख मांगे थी कि इन चीज़ों को सुधारा जा सके। उदारवादी चरण के दौरान राष्ट्रवादियों का योगदान क्या रहा, 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में उदारवादियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने राजनीतिक आंदोलन और सुधारों की वकालत के लिए एक मंच प्रदान किया। इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया लोगों को वहाँ पे, ठीक है, कि अपने विचार वहाँ पे वो रख सकते हैं जाके। उदारवादी राष्ट्रीयों ने भारतीयों में राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को बढ़ावा दिया। उदारवादियों की उपलब्धियाँ क्या रहीं, राष्ट्रवादी आंदोलन की नींव रखी गई। उदारवादी नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय मुद्दों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया, ताकि इनसे जो सहानुभूति होती है, चाहे किसी व्यक्ति या संगठन जो भी, अगर वो इस चीज़ से एग्री करते हैं तो क्या करें, इसमें इनकी मदद कर सकें। उदारवादी चरण द्वारा सामने की गई आलोचनाएं भी थी इसकी, क्योंकि आलोचनाएं भी थी इसकी। आलोचना ने उदारवादियों पर ब्रिटिश अधिकारियों के प्रति अत्यधिक नरम रुख अपनाने का आरोप लगाया, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, हिंसा नहीं करना चाहते। वो सोच रहे थे कि धीरे धीरे क्या होगी, चीज़ें बातों से सुलझ जाएंगी, है ना, कि मतलब बात करके उस चीज़ को ठीक किया जाए। उदारवादी की दौर अक्सर इस बात के लिए आलोचक की जाती थी कि वे ब्रिटिश सरकार ने ठोस राजनीति या सामाजिक सुधार हासिल करने में असमर्थ रहे वो, इसीलिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे उग्रवादी, ठीक है। उग्रवादी जो थे इन्हीं में से उभरे थे। उग्रवादी नेता और कार्यकर्ता मानते थे कि ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता केवल संघर्ष और विरोध के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। मतलब उनके विचार ये थे कि बातचीत से नहीं, इनके लिए क्या होगा, संघर्ष ही करना पड़ेगा। बिना संघर्ष के क्या होगी, स्वतंत्रता भी नहीं प्राप्त की जा सकती है, ना इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। तो ये चीज़ मानते थे। कांग्रेस की शांतिपूर्ण और सुधारात्मक गतिविधियों के बजाय तेज और क्रांतिकारी कार्रवाई को प्राथमिकता देते थे ये लोग। इसका नेतृत्व किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, ठीक है। उग्रवादियों को उदय और विदेशी आंदोलन। 19वीं सदी के अंत तक उग्रवादी राजनीति की विफलता स्पष्ट हो गई। उदारवादी राजनीति की विफलता क्या हो गई, स्पष्ट हो गई कि वो लोग कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, उनका विफल हो गया, जो भी उन्होंने ट्रेजिडी बनाई वो क्या हुई, खत्म हो गई, मतलब काम नहीं की। फलस्वरूप कांग्रेस के भीतर से एक प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई जिसे उग्रवादी प्रवृत्ति कहा गया। इन लोगों ने क्या किया, क्रांतिकारी चीज़ों को अपनाया। उदारवादियों की आलोचना की गई कि वह बहुत अधिक सतर्क हैं। 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नेतृत्व में 3 मुख्य क्षेत्रों में चरमपंथी राजनीति विकसित हुई। बंगाल में विपिन चंद्र पाल, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक, पंजाब में लाला लाजपत राय के, ठीक है, इनके नेतृत्व में। इनके मुख्य विचार क्या थे, स्वराज, स्वतंत्रता की तत्काल मांग करना, ब्रिटिश विरोधी आंदोलन के लिए जन जागरूकता को फैलाना, आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश शासन के दबाव को क्या करना, खत्म करना, ठीक है। उदारवादी और उग्रवादी दोनों के दृष्टिकोण में अंतर था, लेकिन दोनों ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए महत्वपूर्ण भाग थे। 1907 में कांग्रेस में विभाजन हुआ, जिसमें उदारवादी और उग्रवादी के बीच मतभेद खुलकर सामने आए, क्योंकि दोनों के अलग अलग विचार थे, है ना। और लॉर्ड कर्जन की भूमिका इसमें क्या रही, उन्होंने कई लोकप्रिय विधायक और प्रशासनिक उपाय शुरू किए, जिससे शिक्षित भारतीयों की क्या हुआ था कि इसमें उन्होंने क्या किया कि जो
उदाहरण के लिए 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ने कलकत्ता विश्वविद्यालय को पूर्ण सरकारी नियंत्रण में ले लिया। ठीक है, उसके बाद क्या क्या, भारतीय सरकारी गोपनीयता संशोधन अधिनियम ने प्रेस की स्वतंत्रता को क्या किया, और ज़्यादा प्रतिबंधित कर दिया, मतलब और ज़्यादा दबदबा बना लिया, उसे ख़त्म कर दिया उनकी स्वतंत्रता को, प्रेस की स्वतंत्रता को। कलकत्ता विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में उनके भाषण ने, जिसमें उन्होंने कहा, विश्वास के सर्वोच्च विचार को एक पश्चिमी अवधारणा बताया तथा शिक्षित भारतीयों के गौरव को ठेस पहुंची। मतलब वो क्या करते थे कि भारतीयों को ना असभ्य समझते थे, वो ना असभ्य समझते थे, और इन सब चीज़ों को, ये चीज़ सुनने के बाद क्या हुआ, फिर उनके जो आत्मसम्मान था ना, उसको क्या ठेस पहुँच गई, कि भारतीयों को गौरवों को ठेस पहुँचा दी उन्होंने ये चीज़ बोल के। स्वराज की मांग की गई। उग्रवादियों का लक्ष्य था, जिसकी विभिन्न नेताओं ने अलग अलग व्याख्या की थी। तिलक का कहना यह था कि प्रशासन में भारतीय नियंत्रण, परंतु ग्रेट ब्रिटेन के साथ संबंधों का पूर्ण विच्छेद नहीं है। विपिन चंद्र पाल का कहना था कि चूंकि ब्रिटिश शासन के अधीन कोई स्वशासन संभव नहीं था, इसीलिए उनके लिए स्वराज का मतलब था पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, ब्रिटेन नियंत्रण से पूर्ण मुक्त, मतलब क्या कहते हैं कि हमारी ही जो पूरी होनी चाहिए, शक्ति पूरी होनी चाहिए। ठीक है, भारतीयों की होनी चाहिए, ब्रिटिश सत्ता जो है पूरी तरीके से खत्म हो जानी चाहिए। अरविंद घोष जो कहते थे स्वराज पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, आंदोलन के फलस्वरूप परिवर्तन क्या हुआ, ये कट्टरता आंदोलन के तरीके से परिवर्तन के रूप में प्रकट हुई, जिसमें प्रार्थना और याचिका के पुराने तरीकों से हटकर मतलब प्रति की पद्धति को अपनाया गया। अन्यायपूर्ण कानून के उल्लंघन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन का विरोध किया गया। ब्रिटिश वस्तुओं और संस्थाओं का बहिष्कार किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा का विकास हुआ। इस नई राजनीति की प्रेरणा मिली। नए क्षेत्र साहित्य का उदय हुआ। ठीक है, तो ये आपका जो थर्ड यूनिट है, इसके 3 जो टॉपिक है वो आज हमने इसमें डिस्कस किए हैं, और बाकी जो आपका बचा हुआ है 2 टॉपिक वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका यूनिट 3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और अगर आपने इससे पहले यूनिट 1, यूनिट 2 की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लो, वहाँ आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।